सेल वी स्टार्ट। देखो भैया हम लोग प्री कैप से बातचीत शुरू करेंगे, ठीक। तो प्री कैप की अगर हम लोग बातचीत करें तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये लो, इसको पकड़ो और मुझे अब जवाब दो यहाँ पे बस। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2। और पब्लिक में 7। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? और यहाँ पे क्या है? फिर पब्लिक इन्विटेशन यहाँ पे क्या है? आप पब्लिक को शेयर्स बेचने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते, और पब्लिक कंपनी में आप कर सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, बिल्कुल। प्राइवेट में हो सकते हैं मगर एक लिमिट तक, इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पे पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा एक और बात, अब प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर्स इशू कर सकती है तो किसको कर सकती है? अपने मेंबर्स को ही सिर्फ, पब्लिकली जनरल इशूज नहीं कर सकती। जनरल पब्लिक में एक उसने नोटिस जारी कर दिया कि हम शेयर इशू करना चाह रहे हैं, जिसको मन हो वो आगे खरीद ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अपने मेंबर्स को, ठीक है, प्राइवेटली इशू करेगी। डायरेक्टर्स इसमें मिनिमम कितने होने चाहिए? दोनों में ही मिनिमम की ही बात है। प्राइवेट में मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, और यहाँ पे मिनिमम कितने होने चाहिए? और आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा प्राइवेट कंपनी का? इनके नाम के आगे पीवीटी एलटीडी लगा हो और इनके नाम के आगे सिर्फ एलटीडी लगा हो। ये बात हमने कल कर ली थी। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो भैया, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती हैं? तो बेसिकली शेयर कैपिटल्स आपके बुक में जो हैं वो 4 टाइप्स की हैं, और हमको उसी पे बातचीत करनी है। मगर पहले एक जरूरी इसेंशियल चीज़ जान जाओ। शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये क्रोनोलॉजी है आपकी, ऐसे ही हम पढ़ेंगे। ऑथराइज्ड, या जिसको हम रजिस्टर्ड कहते हैं, या जिसको हम नॉमिनल शेयर कैपिटल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? एक कंपनी कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर से रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, वो। अब मान लो कि एक कंपनी जो है वो आपकी 10 लाख शेयर से रजिस्टर्ड हुई है, और पर शेयर वैल्यू कितनी है? ₹10 ईच। तो मुझे ये बताओ कि उसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी? ₹1 करोड़ होगी। क्लियर? अब कंपनी अपने ऑथराइज्ड शेयर का कितना पार्ट जनरल पब्लिक के लिए इशू कर रही है? हम मान लेते हैं कि 40% कर रही है, ठीक है। तो अगर 40% कर रही है तो वो इशू कितना करेगी? 10 लाख का 40% कितने शेयर्स इशू करेगी? 4 लाख शेयर्स करेगी। तो 4 लाख शेयर्स वो इशू करेगी। अब मान लो कि वो उसने इशू किया है ऑफ ₹9 ईच। तो कंपनी के इशूड शेयर कैपिटल कितनी होगी? ₹36 लाख। कंपनी के 10 पे भी कर सकती है, बिल्कुल, ठीक है। कंपनी के इशूड शेयर कितने हैं ये बताओ तो? 4 लाख। और कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल कितनी है? कैपिटल में रुपीस लगेगा आगे। कंपनी के मान लो कि पूरे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, पूरे 4 लाख शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो गए, कंपनी ने जितने भी वो शेयर बेचना चाहा था, ठीक। 9 हमने इसलिए लिया है, ये इशू मान लो उसने चलो 9 पे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल समझाने के लिए 9 लिया है, लेस वैल्यू पे वो करती नहीं है, वो हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो कंपनी के पूरे शेयर्स अगर सब्सक्राइब हो गए, यानी कि जनरल पब्लिक ने पूरे शेयर्स खरीद लिए, ठीक, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 36 लाख। और सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हो गए? 4 लाख। कॉल्ड अप मतलब क्या होता है? कंपनी के शेयर ने, कंपनी ने कितना मांगा था पर शेयर पे? 9 रुपये। ये कंपनी ने वैल्यू डिसाइड की है। अब कंपनी ने इस 9 रुपये में कितना मांगा है, ठीक। मान लो कि कंपनी ने इस 9 रुपये में अभी तक 8 रुपये मांगे हैं, तो 4 लाख शेयर्स पे कंपनी ने मांगा, कॉल्ड अप, कंपनी ने मांगा कितना है? 8 पर शेयर मांगा है। तो कंपनी की कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई? अब कंपनी ने जितना मांगा है उतना सबने पैसा चुका दिया है। तो जब सबने पैसा चुका दिया है तो पेड अप, लोगों ने पे कितना किया है? लोगों ने 4 लाख शेयर्स पे ₹8 ईच के हिसाब से पे कर दिया है, तो पूरा 32 लाख पे है। और रिजर्व कैपिटल आखिरी। रिजर्व कैपिटल का मतलब है अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल which will be
कॉल्ड अप एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी ये उस समय ये मांगा जाएगा। अब कंपनी ने कितना मांगा है पर शेयर, 9 रुपीज़। कितना नहीं मांगा है पर शेयर, 1 रुपीज़। कंपनी जब वाउंड अप हो रही है, बंद हो रही है, तो कंपनी अपने 4 लाख शेयर्स पे कितना कॉल करेगी, 1 रुपये। तो कंपनी का रिजर्व शेयर कैपिटल कितना है, ₹4 लाख है। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको इसमें से एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कौन कौन सा, ये 6 तरह के होते हैं। अब आपके यहाँ पढ़ना हमको क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। इसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कॉल्ड अप पेड अप सिर्फ हमने इसलिए बातचीत की है कि कंपनी ने मांगा कितना, मिला कितना, जो नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये नहीं बात करनी है, और रिजर्व कैपिटल पे हमको सिर्फ मीनिंग के लिए बातचीत करनी होती है, ठीक है। तो आपको जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पढ़नी है, जो 4 नंबर का एग्जाम आएगा आपका बोर्ड एग्जाम्स में, जो 4 नंबर का वेटेज लेगा, ठीक है, तो वो हमको ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड के ही पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि बुक में ये आप लिखते कैसे हैं। जब इसको आप मेंशन करेंगे, लिखते समय इसका नोट बनाएंगे, तो वो कैसे लिखते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। देखो भैया, कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हैं आपके 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ₹1 करोड़। कंपनी ने इशू किए हैं 4 लाख शेयर्स 10 ईच के, यानी कि 40 लाख में इशू किए हैं। सब्सक्राइब्ड में 2 पार्ट होता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब मान लो कि 4 लाख शेयर हमने इशू किए मार्केट में 10 रुपये के, जिसमें से 3,90,000 शेयर्स पे पूरे 10 रुपये हमको मिल गए। तो सब्सक्राइब तो दोनों ही हुए ना, सब्सक्राइब तो पूरे 4 लाख हुए हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि 3,90,000 शेयर्स पे पूरा पैसा मिला और 10,000 शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला। तो सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप में आपको क्या लिखना होगा, 3,90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो आपका सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप का कैपिटल अमाउंट कितना आ जाएगा, ₹39 लाख आ जाएगा, और नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं, इसका मतलब 10,000 शेयर्स पे आपको पैसा पूरा नहीं मिला। कितना मिला था, 8 रुपये मिले थे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 80,000। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की नेट वैल्यू क्या आई, फुल्ली पेड अप में 39 लाख, नॉट फुल्ली पेड अप में 80,000। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की आपकी नेट वैल्यू कितनी आई, ₹39,80,000 आई। अब जो 20,000 नहीं मिला, हमने मांगा था 4 लाख शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से, 3,90,000 शेयर्स पे मुझे पूरा पैसा मिला, 10 रुपये का पूरा 10 रुपये मिला। 10,000 शेयर्स पे मुझे 8 रुपीज़ मिला। तो जिस पे पूरा मिला वो फुल्ली पेड अप में, जिस पे जितना कम मिला वो नॉट फुल्ली पेड अप में। अब जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, एरियर कहते हैं, ठीक है। जो पैसा हमको नहीं मिलता है उसको हम एरियर कहते हैं, बकाया, ठीक। तो हमारा एरियर कितना है, एरियर है हमारा 10,000 शेयर्स पे कितने का, ऑफ ₹2 ईच। तो हमारा एरियर कितना है भैया, इन द ब्रैकेट हम लिख देंगे 20,000, यानी कि 40 लाख में 3980 रिसीव हुआ है और 20,000 अभी भी हमारा क्या है, एरियर है, बकाया है, उधार है। क्लियर हो गई बात। बैलेंस शीट जब हम प्रेजेंट करेंगे तो उसका मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, तो इसी फॉर्मेट पे, फॉर्मेट यही रहेगा, पहले एक बार फॉर्मेट समझ लो इत्मीनान से, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर का सवाल तो 1 मिनट में हो जाना है, मतलब ये 4 नंबर तो फ्री में तुम पा जाने वाले हो। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन लगाएंगे। देखो 2 चीज़ें और हैं, एक है रिजर्व कैपिटल, एक है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल अपने को मालूम है, ठीक, नाम में मत कंफ्यूज हो ना, रिजर्व कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है। तो वो आगे पीछे कर दिया तो ये नहीं कि सर मतलब आप अपना नाम रवि राय लिखिए या राय रवि लिखिए, ये तो इंस्टाग्राम वाली बात है ना, ठीक है, कि आप पापा की परी लिखिए या पापा का पाड़ा लिखिए, ठीक है। तो ये वो वाली बात नहीं चलेगी। रिजर्व कैपिटल हमको मालूम हो चुका है क्या होता है, कैपिटल रिजर्व पे हम बातचीत करते हैं। फिर भी एक बार यहाँ पे लिखा हुआ देख लो, रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं, अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स टिल द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। जब कंपनी वाउंड अप हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तब तक जो पैसा नहीं मांगा गया है वो क्या है, आपका रिजर्व कैपिटल है, ठीक। और जितना मांग लिया गया है वो क्या है, आपका कॉल्ड अप था, याद आ रहा है।
जो मांग लिया गया वो कॉल्ड अप था, कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम तक जो नहीं मांगा वो क्या है, रिजर्व कैपिटल है। क्लियर बात। कैपिटल रिजर्व पे आते हैं क्योंकि यही हमारा फोकस है। अच्छा, रिजर्व पढ़े हो क्लास 11th में ना, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। रिजर्व जो होते हैं वो किससे बनते हैं, रिजर्व्स आर द अमाउंट विच आर केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि रिजर्व किससे बनाए जाते हैं, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितने तरह का होता है आपका, दो तरह का, एक रिकरिंग इन नेचर और एक नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी कि कैपिटल इन नेचर। ठीक, कैपिटल प्रॉफिट से देखो, नॉर्मल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाते हो उसको तो आप जनरल रिजर्व कहते हो, ठीक है, या स्पेसिफाइड कह लेते हो, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये सब। ठीक, मगर अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो क्या उससे सर रिजर्व बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनते हैं उस रिजर्व को हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व्स कहते हैं। यानी कि ये जो रिजर्व हैं ये किससे बनते हैं, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स ओनली। ये रिकरिंग प्रॉफिट से नहीं बनेंगे, ये किससे बनेंगे, सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट से। दूसरी चीज, प्रॉफिट्स का यूज, कैपिटल प्रॉफिट से हमने कैपिटल रिजर्व बना लिया, जैसे हमने मशीनरी बेची, मशीनरी बेच के फायदा हो गया, तो जो फायदे का अमाउंट है उससे हम क्या बनाएंगे, रिजर्व। उस रिजर्व को क्या कहेंगे, कैपिटल रिजर्व। अब उससे जो फायदा हुआ जिससे हमने रिजर्व बनाया, उस रिजर्व को हम यूटिलाइज कहाँ करने वाले हैं, रिजर्व्स को हम बेसिकली यूटिलाइज करते हैं अपने फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए, ठीक है। मगर कैपिटल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज होंगे कहाँ पे, टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज ओनली। नेचर नहीं बदल सकते हो ना, कैपिटल को कैपिटल से एडजस्ट करो, रेवेन्यू को रेवेन्यू से एडजस्ट करना है। ठीक, मैंडेटरी टू क्रिएट, कैपिटल रिजर्व्स आपको बनाना एकदम कंपलसरी है अगर कैपिटल प्रॉफिट होगा तो। अब भाई इस साल नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, मगर अगर किसी भी साल कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो वो बनाना आपको क्या है, कंपलसरी, आप उससे भाग नहीं सकते। जबकि रिजर्व कैपिटल किसी कंपनी के लिए ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी नहीं है। भाई कंपनी पूरा पैसा मांग ले इशू ही के टाइम, तो फिर किस बात का रिजर्व कैपिटल रह गया, रह गया क्या। ये कहाँ दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस हेड में ये दिखाया जाता है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये बैलेंस शीट के कहाँ दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में, ठीक। हाँ, शेयर होल्डर्स फंड में। और सबसे जरूरी ये चीज़, कैश फ्लो, जब हम लोग अभी तो रिवीजन में आ गए हैं, मगर जब हम नॉर्मल पढ़ रहे थे तो कैश फ्लो में हमने निकालना सीखा था ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट, जो ऑनलाइन में भी हम इस चीज़ को देखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय आप रिजर्व्स के पैसे को ध्यान देते हो, प्रॉफिट के पैसे को ध्यान देते हो, यानी कि आप रिजर्व एंड सरप्लस हेड को ही देखते हो, ये मैं बताया था। मगर अगर रिजर्व एंड सरप्लस हेड में कैपिटल रिजर्व कोई भी दिया हुआ है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, तो क्या उसको भी ध्यान दिया जाएगा, नहीं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय रिजर्व एंड सरप्लस में अगर कोई कैपिटल रिजर्व है तो उस पैसे को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी जा रहा है उसको हमें क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। नॉट यूज्ड इन कैश फ्लो वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर हो गई बात। चलो भैया, देखो भैया, शेयर्स कितने तरह से इशू होते हैं, तो शेयर्स कितने तरह से इशू होते हैं, दो। या तो आप किसी कंपनी के शेयर्स को कैश में इशू कर सकते हो, या तो आप अदर देन कैश कर सकते हो। अब इधर एक जरूरी सूचना सुन लो, एकदम संवैधानिक सूचना, कंसिडरेशन अदर देन कैश, चाहे शेयर्स का हो चाहे डिवेंचर्स का हो, दोनों ही चैप्टर्स में है। और बोर्ड्स में एक क्वेश्चन इससे कंपलसरी, ये पक्का है कि 4 नंबर का आएगा, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 नंबर का कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक से आएगा। ट्रीटमेंट सेम रहेगा, शेयर से आएगा तो आप शेयर वर्ड यूज़ करेंगे, और डिवेंचर से आएगा तो समथिंग परसेंट डिवेंचर यूज़ करेंगे, मगर 3 to 4 मार्क्स इससे आना कंपलसरी है, ठीक है। अब अगर कैश में इशू हो रहा है, मैं इधर से आ जाता हूँ, कैश में अगर इशू हो रहा है तो कैश में भी 2 तरह से हो सकता है, या तो प्राइवेटली आप किसी को शेयर इशू कर दो, और या तो आप पब्लिक को, जनरल पब्लिक को नोटिस डाल के कर दो। अगर आप प्राइवेटली इशू कर रहे हैं तो उसमें ये 4-5 केसेज हैं, और भी हो सकते हैं, इतने तो मैंने बस ऐसे ही लिखे हैं। सबसे पहला स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये किसको दिए जाते हैं, प्रमोटर्स को दिए जाते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स होते हैं। और एक जरूरी चीज़, क्योंकि 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, लॉक इन पीरियड इनका कितने साल का होता है, मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का इनका होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, ये बात याद रखनी है। ईसॉप, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, या ईसॉस बोलते हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना होता है, 1 ईयर। जब आप अपने डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करते हैं मार्केट रेट से कम रेट पे, जैसे आपका शेयर 10 रुपये का है, मगर आपका बहुत पुराना डेडिकेटेड एम्प्लॉई है, तो आपने उसको 9.5 रुपये पे इशू कर दिया, तो अब वो कंपनी का एम्प्लॉई होने के साथ साथ मेंबर भी तो हो गया ना। तो ईसॉप या ईसॉस कहते हैं, इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड 1 ईयर होता है। आप अपने फ्रेंड्स को, तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम जो कंपनी खोल रहे हो, पब्लिक कंपनी, तो तुम अगर अपने किसी दोस्त से पैसा मांगोगे, सोर्स ऑफ फंड है, मैंने क्या, शेयर सोर्स ऑफ फंड है, पैसा मांगोगे वो पैसा दे देगा,
और वो पैसा दे देगा, चलो वहाँ तो ठीक है, मगर आप उसको शेयर इशू करके ये काम आप उसके साथ कर सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड्स से उठा सकते हैं शेयर इशू करके, तो ये तो प्राइवेट बात हुई ना, आपने इसके लिए कोई जनरल नोटिस तो नहीं ना समाज में दिया। रिलेटिव से पैसा उठा सकते हैं कि बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, इन सबों से आप उठा सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब से। अब आ जाते हैं भैया पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ये जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है इसका क्या खेल है, इसके खेल हम यहाँ देख लेते हैं। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कैसे होते हैं, सबसे पहले हम जब आम जनता को शेयर इशू कर रहे हैं तो हमको उसका पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अगर कंपनी के पास देखो शेयर इशू कौन करता है, सबसे पहले तो हम ये जो इतना देर से पढ़ रहे हैं ये सब काम कौन कर सकता है, प्राइवेट कंपनी। ये सब हम पैंतरा प्राइवेट के लिए पढ़ रहे हैं ना, पब्लिक के लिए पढ़ रहे हैं, प्राइवेट के लिए नहीं, ठीक है। ये सब भाई प्राइवेट कंपनी शेयर इशू ही नहीं कर सकती है, सबसे अभी शुरुआत ही वहीं से हुई ना कि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू ही नहीं कर सकती है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन में जो खेल है, सबसे पहले आप अच्छा हाँ, एक मैं बात जो बीच में कट गई, टेबल F आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी ने नहीं बनाया है पब्लिक कंपनी होने के नाते, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, किस टेबल के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, टेबल F के, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो, इनविटेशन देते हो कंपनी को, इनवाइट करते हो, कंपनी बोल दिया क्या, जनरल पब्लिक को आप सबसे पहले इनवाइट करते हो। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। आप सबसे पहले आम जनता को प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस के बाद नेक्स्ट क्या होता है, आपने आम जनता को प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, आम जनता ने आपकी चीज़ों को देखा, अब वो आपके यहाँ अप्लाई करेगी, ठीक है। तो आपके यहाँ एप्लीकेशन आएगी, आप एप्लीकेशन क्या करोगे, रिसीव करोगे उनकी, ठीक। एप्लीकेशन सबकी आ गई, अब हम सबको शेयर्स क्या करेंगे, देंगे। शेयर्स देने का मतलब क्या है, हम उनको क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। अलॉटमेंट कौन करता है, कंपनी करती है। अब एप्लीकेशन के बाद अलॉट जो कर रहे हो, इन दोनों के बीच में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या ध्यान देनी है, आपने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, तो मिनिमम कितने के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट पे हम तभी बढ़ पाएंगे जब आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन को फॉलो किए हो। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%। पूरा लिखो इसको, 90% ऑफ द इशूड शेयर, जो आपने इशू किया है उसका 90% ये होना चाहिए, ठीक। गया, ठीक है। तो अलॉट करोगे। अच्छा, अलॉटमेंट के बाद हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, अलॉट करने के बाद अगला काम क्या करना है हमको, मेकिंग ऑफ कॉल्स। अब हम कॉल्स मांगेंगे, अब हम उनको पैसा कॉल्स पे मांगेंगे। देखो, अगर एक कंपनी के शेयर्स, इस बात को ऐसा समझो कि अगर एक कंपनी के शेयर 10 रुपए के हैं तो कंपनी पूरा पैसा नहीं मांग लेती है, ठीक है। देखो भैया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90% ऑफ द इशूड शेयर्स पे। इतने पे बातचीत हमारी हो गई। अब मान लो कि किसी कंपनी के शेयर्स अगर 10 रुपए के हैं तो कंपनी पूरे शेयर का पैसा सीधे आपसे एप्लीकेशन पे नहीं मांग लेती है, कंपनी उसको कई पार्ट्स में स्प्लिट करती है। उसे ही कहा जाता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स कहा जाता है। ये बात हमको मालूम है। अब एप्लीकेशन पे आप कितना, मिनिमम कितना होना चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइन। अगर शेयर 10 रुपए के हैं, कंपनी देखो इशूड प्राइस का, इस ध्यान से मेरी बात सुनना, इशूड प्राइस का एप्लीकेशन पे 25% आपको मिनिमम मांगना है। यानी कि कंपनी के 10 रुपए के शेयर अगर 20 रुपए में इशू हुए हैं तो कंपनी को एप्लीकेशन पे कम से कम कितना मांग लेना है, 20 रुपए का 25% कितना होगा, 5 रुपीज़। यानी कि कंपनी को एप्लीकेशन पे 5 रुपये मांग लेना है। ये एज पर सेबी गाइडलाइन है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और कॉल्स के बीच में भी इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एक कॉल आज किए, ठीक, और मेक श्योर कि लगभग सब पे आप 25% ही मांगो, मतलब किसी पे भी 25% से ज़्यादा नहीं मांगना है तुमको। अब ऐसा नहीं कि सारा पैसा अलॉटमेंट पे मांग लो, ठीक। कॉल्स में भी आपको एक डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, इक्वल प्रोपोर्शनेट की। लाइक कि अगर 2 कॉल्स हैं, ठीक है, तो 2 कॉल्स हैं तो 2 कॉल्स पे अगर 6 रुपये बाकी हैं तो 3-3 रुपये मांगना है। ये सेबी की गाइडलाइंस हैं ऐसा। और सबसे ज़रूरी चीज़, आज शेयर इशू हुआ तो शेयर पे पूरा पैसा एक कंपनी को कितने समय के भीतर मांग लेना है,
12 महीने के भीतर, पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। आज शेयर इशू हो रहा है 27 ऑफ द दिसंबर को, अगर शेयर इशू हो रहा है तो 2022 में, तो 2023 26 दिसंबर 2023 तक पूरा पैसा जो भी उसकी इशू प्राइस है वो आपको मांग लेना है। ये क्लियर सी बात है, ठीक है। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में भी, ग्रेजुएशन में भी ये सब चीज़ें मिलनी है, ठीक। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मान लो एक कंपनी के शेयर हैं जिसकी वैल्यू है ₹10 पर शेयर। तो कंपनी मान लो कि एप्लीकेशन मांगेगी, अलॉटमेंट मांगेगी, और हम कॉल्स को 2 कॉल्स में स्प्लिट करते हैं, सिर्फ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो जो भी आपकी आखिरी कॉल होती है आपको उसके आगे वर्ड एंड फाइनल कॉल लगाना 2013 के रूल के बाद से कंपलसरी हो गया है, आपको एंड फाइनल कॉल वर्ड लगाना है। अब मान लो कि हम ले लेते हैं कि एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगा है 2.5, ठीक है। अलॉटमेंट पे भी ₹2.5, फर्स्ट कॉल पे मान लो कंपनी मांगी है ₹3 पर शेयर, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांगी है बैलेंस यानी कि ₹2, ठीक। तो इसका क्रोनोलॉजी क्या होगी जर्नल एंट्री बनाने की, जो इस चैप्टर में हमको जानना है, ठीक है। एप्लीकेशन कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा क्या करती है, रिसीव करती है। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, एप्लीकेशन के रिसीव होने की। एप्लीकेशन पे पैसा आ गया तो इस पैसे को अब हमें ड्यू करना दिखाना पड़ेगा, तो दूसरी एंट्री किसकी बनती है, ड्यू की। अब अलॉटमेंट जब हम करेंगे, अब आ गए हम अलॉटमेंट स्टेज पे, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, अलॉटमेंट पे आए, तो अब कंपनी तुमको बताएगी ना कि तुमको शेयर अलॉट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ को हुआ कुछ को नहीं हुआ, ठीक है। तो अलॉटमेंट जिनको हो गया अब कंपनी उनसे पैसा मांगेगी, ठीक। तो अलॉटमेंट पे पहले ड्यू होगा। अब कंपनी ने आपके पास मेल भेज दिया, मैसेज पहुंच गया कि भैया पैसा अलॉटमेंट का इतना रुपए है, ₹2.5 पर शेयर है, आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो आप पैसा दे दो, आपके पास 5000 तो आप पैसा दे दो, ठीक। तो कंपनी ने पहले ड्यू किया, उसके बाद क्या होगा, रिसीव। ये क्रोनोलॉजी है। फिर फर्स्ट कॉल पे भी सेम यही होगा, पहले ड्यू फिर रिसीव, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी अब पहले क्या होगा, ड्यू और फिर रिसीव। क्योंकि जब तक कंपनी पैसा नहीं मांगेगी हमें कैसे मालूम कि हमें पैसा देना है, ठीक। और एप्लीकेशन पे सिर्फ हम पहले देते हैं, फिर कंपनी एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ कर दे, ये कंपनी की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्रोनोलॉजी भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस चीज़ को बिल्कुल तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर हम कल बातचीत कर लेंगे किस पे, जर्नल एंट्रीज पे, और क्या बचता है हमारे लिए उसके बाद, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बचती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इशू बचते हैं कि इशू कितने तरह से होते हैं, पार प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक, उनकी एंट्रीज क्या है, रिफंड कैसे होना है, रिफंड की एंट्रीज, और एक आध 2 अच्छे क्वेश्चन हम उठा लेंगे एनालिटिकल टेबल वाले, ठीक है। क्लियर, उसको नोट कर लो, खत्म करते हैं।